नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों में बात करेंगे उन तमाम खबरों की जो आज दिन पूरा दिन सुर्खियों में रही। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि फिल्म सच से बहुत दूर है, क्योंकि फिल्म निर्माताओं ने आतंकवाद से पीड़ित मुसलमानों और सिखों के संघर्ष को नजरअंदाज किया है। पार्टी के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर द कश्मीर फाइल्स एक व्यावसायिक फिल्म होती तो किसी को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर फिल्म निर्माता दावा करते हैं कि यह वास्तविकता पर आधारित है तो सच्चाई इससे अलग है। क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, आइए सुनते हैं। मैं तो उस फिल्म बनाने वालों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या ये डॉक्यूमेंट्री है या क्या ये कमर्शियल फिल्म है। अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया है, लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी बट इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं, बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हकीकत ये है कि जब ये वाक़ये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी। और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में। जब कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में? फारूक अब्दुल्ला को तो आप दिखाते हो, लेकिन वीपी सिंह के पीछे बीजेपी को क्यों नहीं दिखाते हो? वीपी सिंह की हुकूमत थी उस वक्त जब निकले। तो ना ये सच्चाई के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। और आपने सही कहा, यहाँ सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियां नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं, हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? अगर यहाँ लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब मजहब के लोग शामिल हैं। मुसलमानों ने भी अपनी मकानें छोड़ के, कश्मीर छोड़ के, कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए। हमारे सिख भाई बहन वो भी छोड़ के गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी छोड़ के गए। हमें इस बात का अफसोस है और हम कहते हैं ना, माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आए। पिछले महीने 24 फरवरी को अमेरिका और ब्रिटेन समेत तमाम पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की चेतावनियों को धत्ता बताते हुए रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 24वां दिन है। युद्ध के दौरान ब्रिटिश समाचार एजेंसियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उनकी रिपोर्ट के अनुसार लड़ाई से तंग आकर रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के हथियारों से खुद के पैरों में गोली मार ली। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 3 हफ्ते से चल रही लड़ाई से थककर सैनिक खुद के पैरों में गोली मार रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से ही उनके पास वापस घर लौटने का रास्ता बच रहा है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार ही अब तक इस युद्ध में 7000 रूसी सैनिकों को मारे जाने का दावा किया गया है। डेली स्टार रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी सैनिक अपने घर वापस जाने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने में झिझक नहीं रहे। बेलारूस की मीडिया आउटलेट के अनुसार पुतिन के कुछ लोग यूक्रेनी गोला बारूद की तलाश में हैं, ताकि वे खुद के पैर में गोली मार सके, ताकि उनको लड़ाई में नहीं जाने की एक वजह मिल जाए। इन रिपोर्ट्स में दावा किया है कि उन्होंने एक रूसी सैनिक की बातचीत रिकॉर्ड की है। उस बातचीत में दावा किया गया है कि रूसी सैनिक कह रहा है कि वे 14 दिनों से हम पर गोली चला रहे हैं, हम डरे हुए हैं, हम खाना चुरा रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं और आम नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। उसका कहना है कि रूसी अधिकारियों ने घर जाने के लिए खुद के पैरों में गोली मार ली है, हर जगह लाशें हैं। खबरों में रुख कर लेते हैं पंजाब की ओर। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एसवाईएल नहर के पानी की मांग पेश कर दी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार की दोहरी जवाबदेही है। उन्होंने कहा कि हमें पंजाब से पानी लेना है और दिल्ली को मुहैया कराना है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे में इस पर आप सरकार की जवाबदेही अधिक है, क्योंकि दोनों ही राज्यों दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस दौरान सीएम खट्टर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा।
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मैं आपके हरियाणा आने को लेकर चिंतित नहीं हूं। हरियाणा की तुलना में दिल्ली छोटी है। दिल्ली में करीब 1100 सरकारी स्कूल हैं, लेकिन हरियाणा में 15,000 सरकारी स्कूल हैं। वहीं वहां की खेती योग्य भूमि हरियाणा की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि हरियाणा में 80 लाख एकड़ कृषि भूमि है। इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग स्थितियां हैं, इसलिए दिल्ली की तुलना हरियाणा से नहीं की जा सकती, लेकिन हरियाणा की तुलना पंजाब से जरूर की जा सकती है। इस समय मुझे इस बात की अधिक चिंता है कि वे पंजाब को कैसे मैनेज करते हैं। एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि हरियाणा में चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट का किसी राजनीतिक संगठन से कोई लेना देना नहीं है और सरकार उन्हें कोई वेतन नहीं देती है। राज्य में लगभग 2,70,000 लाभार्थियों की वृद्धा पेंशन बंद करने के विपक्ष के दावे पर तीखा हमला बोलते हुए सीएम ने कहा, विपक्ष नए पेंशन लाभार्थियों की संख्या के बारे में विवरण साझा नहीं करेगा। वे केवल बात करते हैं पेंशन कटौती के बारे में। मार्च 2022 तक 2 वर्षों में 2,61,000 नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है। खट्टर ने कहा, इन 2 वर्षों में लगभग 2,41,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। खबरों में रुख कर लेते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मदन कौशिक रविवार को दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि खटीमा विधानसभा क्षेत्र से पुष्कर सिंह धामी के हारने के बाद राज्य के अगले मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मदन कौशिक भाजपा के शीर्ष अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के लिए राष्ट्रीय राजधानी जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बोमार बिट्टू लक्ष्मी जनार्दन संतोष से मुलाकात की। उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज और उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना हो गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि उत्तराखंड के अगले सीएम के चयन के निर्णय में कुछ समय लग सकता है। भाजपा नेता ने कहा, ये नेता कह रहे हैं कि उत्तराखंड चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा उत्तराखंड चुनाव परिणामों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सौंपने के बाद निर्णय लिया जाएगा। आगे कहा, विधानसभा चुनाव के समापन के बाद उत्तराखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस्तीफा दे दिया है। लगभग 7 विधायकों ने धामी से मुलाकात की और उनके इस्तीफे के बाद राज्य में भाजपा के विधायक दल के नेता चुने जाने की स्थिति में उन्हें फिर से चुनाव लड़ने के लिए अपनी सीट खाली करने की पेशकश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि धामी के कैबिनेट सहयोगियों गणेश जोशी और अरविंद पांडे ने भी उन्हें समर्थन देने की घोषणा की। कांग्रेस उम्मीदवार भुवन चंद्र कापड़ी ने धामी को 6,579 मतों के अंतर से हराया था। धामी को 41,598 वोट मिले, जबकि कापड़ी को 48,177 वोट मिले। बाद वाले के पास 51.89% का भारी वोट शेयर था। भाजपा ने उत्तराखंड की 70 विधानसभा में से 47 सीटें हासिल की और राज्य में लगातार दूसरी बार लोकप्रिय जनादेश हासिल किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के कश्मीर दौरे पर हैं। दौरे पर गृह मंत्री शाह उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शाह सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। अमित शाह ने कहा, 2014 में नरेंद्र मोदी के भारत के पीएम बनने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है। लोकतंत्र को जमीन पर पहुंचाने में मोदी सरकार को बड़ी सफलता मिली। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी सफलता है कि हमारे बलों ने आतंकवाद को नियंत्रित करने में सफलता हासिल की है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। सीआरपीएफ का रोड मैप आने वाली चुनौतियां और आने वाली टेक्नोलॉजी को, उपलब्ध टेक्नोलॉजी को और आने वाली टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने की रणनीति दोनों बनाकर सीआरपीएफ को सबसे आधुनिक, सबसे सक्षम और सबसे इफेक्टिव सशस्त्र बल बनाएं। इस दिशा में हमने काम करना होगा। मुझे विश्वास है कुलदीप जी के नेतृत्व में सीआरपीएफ की पूरी टीम इसको आगे बढ़ाएगी। मित्रों, आज ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में रखा है, तब मैं निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की स्थिति का भी बात करना चाहूंगा। 2014 में नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में इतने कम अंतराल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। सबसे पहली बात, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने की शुरुआत हुई है। आज जम्मू कश्मीर के लिए और देश भर के लिए गर्व की बात है, 33,000 से ज्यादा प्रतिनिधि
ये लोकतंत्र का हिस्सा बना है। हर गांव में पंच सरपंच गांव को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं। तहसील पंचायतें बनी है, जिला पंचायतें बनी है। लोकतंत्र को जमीन पर पहुंचाने में आज नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मित्रों, इसके साथ ही धारा 370 हटाने के कारण दलितों, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और पहाड़ी लोगों को एक प्रकार से जो विकास की प्रक्रिया से कहीं न कहीं कटे हुए थे, नए कानूनों के तहत इन सबको समाहित करते हुए सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा काम हुआ है, जो सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी सफलता है कि यहां पर आतंकवाद पर एक निर्णायक कंट्रोल लेने में सशस्त्र बलों को सफलता मिली है। औद्योगिक विकास भी देश की आजादी से लेकर अब तक जितना इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आया है, हमारे एलजी साहब यहां बैठे हैं, मैं उनको बहुत बहुत मनोज जी को बधाई देना चाहता हूं कि 33,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जम्मू और कश्मीर के अंदर जमीन पर उतारने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। प्रधानमंत्री पैकेज के सारे पहलुओं को पूर्ण करने के लिए द्रुत गति से काम हो रहा है। हर घर जल, बिजली हर घर पहुंचाना, कोरोना के लिए एक अद्भुत व्यवस्था खड़ी करना, हर घर में शौचालय पहुंचाना, हर घर के अंदर आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंचाना, ये सारी योजनाओं में 100% सैचुरेशन जम्मू कश्मीर लाया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन बहुत बहुत बधाई का हकदार बनता है। सड़क निर्माण में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये 5 साल के अंदर सड़क निर्माण आजादी के बाद सबसे तेज रफ्तार के साथ हुआ है। चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे गांव को जोड़ने वाले छोटे छोटे रास्ते हो, हर क्षेत्र के अंदर रिकॉर्ड तोड़ने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। आज पंजाब सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट मीटिंग में 25,000 सरकारी नौकरियों पर मुहर लगाई है। भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार युवाओं के लिए बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने का वादा किया था। इनमें से 10,000 नौकरियां पुलिस विभागों में निकलेंगी, वहीं 15,000 नौकरियां बाकी अलग अलग विभाग में आएंगी। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक 1 महीने में ये नौकरियां निकाली जाएंगी। पंजाब में आपके अन्य चुनावी वादों में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य के सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति में सुधार करने, रोजगार के अवसर पैदा करने, 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया था। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह देने का भी वादा आपने किया था। उन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, नशीली दवाओं के खतरे को नियंत्रित करने का भी वादा किया था। इससे पहले गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 23 मार्च को शहीद दिवस पर राज्य में एक भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। मान ने कहा था कि लोग व्हाट्सएप के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इससे पहले 16 मार्च को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। आपने हाल ही में संपन्न पंजाब विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की और 92 सीटों पर जीत हासिल की। आपने पंजाब की इस प्रचंड जीत के जरिए अपने ज्यादातर प्रतिद्वंदियों को सियासी रेस से बाहर कर हाशिए पर छोड़ दिया है। कर्नाटक के तुमकुर में शनिवार को भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। हादसा पावगड़ा के पास बस के पलटने से हुआ। इसमें 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि हादसे के समय बस में 60 लोग सवार थे। हादसा बस पर ड्राइवर के नियंत्रण खोने के बाद हुआ। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया। घायल लोगों में कुछ स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बस के पलटने के बाद तुरंत प्रशासन की तरफ से बचाव दल मौके पर पहुंच गया। स्थानीय लोगों ने भी बस में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। एम्बुलेंस से घायलों को तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि प्राइवेट बस ओवरलोड थी और बस ड्राइवर काफी तेजी से ड्राइव कर रहा था। एक सप्ताह पहले कर्नाटक के
कलबुर्गी में हुए सड़क हादसे में भी 5 लोगों की जान चली गई थी। कलबुर्गी में पिछले शुक्रवार को कार पेड़ से टकरा गई थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग भी घायल हुए थे। कार सवार लोग गंगापुर के दत्तात्रेय मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। मरने वालों की पहचान महाराष्ट्र के अहमदनगर के निवासी के रूप में हुई थी। डीबी न्यूज के बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी न्यूज।